तेरी मेरी कहानियाँ से सभी अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। आज की कहानी है स्वार्थी अपने। आज कन्हैया जी बहुत ही सुकून और शांति महसूस कर रहे हैं। आज उनकी बेटी का विवाह सकुशल संपन्न हो गया। एक पिता के लिए इससे ज़्यादा खुशी की बात क्या हो सकती है। वे अपने कमरे में चारपाई पर आराम से लेटे हुए पुरानी यादों में खोए हुए हैं, जबकि घर में शादी के बाद की चहल पहल मची हुई है। उनकी पत्नी सुशील यह सब काम धाम संभाल रही है। कन्हैया जी का मन अतीत में दौड़ रहा है। एक एक करके सारे दृश्य उनकी आंखों के सामने घूम रहे हैं, जिनमें कुछ दृश्य ऐसे हैं जिन्हें वे नहीं देखना चाहते। परिश्रमी और कर्मठ कन्हैया लाल जी को इतने स्वार्थी भाई बहन मिलेंगे, यह तो उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। जिनके लिए उन्होंने अपना सारा जीवन लगा दिया, उन्होंने उन्हें दूध में पड़ी मक्खी की तरह अपने जीवन से निकाल फेंका। कन्हैया जी अपने 7 भाई बहनों में सबसे बड़े थे। जाहिर है उन पर कर्तव्यों का बोझ भी सबसे अधिक था। मात्र 16 वर्ष की उम्र में वे एक फैक्ट्री में मजदूरी करने लगे थे। परिवार में गरीबी थी, भाई बहन छोटे थे और खेती की दशा शोचनीय थी। जितनी मेहनत की जाती थी उसका उन्हें उचित फल भी नहीं मिलता था। इसीलिए उन्होंने 8वीं के बाद पढ़ाई छोड़कर शहर का रुख किया। यहाँ आकर उन्होंने जी तोड़ मेहनत की और उनकी मेहनत रंग लाई। धीरे धीरे परिवार की आर्थिक स्थिति सुधरने लगी और उनका सुशील से विवाह हो गया। सुशील एक आदर्श पत्नी होने के साथ साथ बहुत अच्छी बहू भी थी, पर यहाँ भी ईश्वर ने कन्हैया जी की परीक्षा ली और उनकी कोई संतान नहीं हुई। तब उनकी पत्नी ने उन्हें धैर्य बंधाते हुए कहा, क्या हुआ जो हमें कोई संतान नहीं हुई? आपके छोटे भाई बहन हमारे बच्चों की तरह ही हैं। दोनों पति पत्नी ने अपना यह दुख भी भुला दिया। अपने भाई बहनों के लिए कन्हैया जी ने बहुत किया। उन्हें अच्छी से अच्छी शिक्षा दिलवाने की कोशिश की और यथाशक्ति उनके विवाह भी किए। उनके 2 भाई तो आज सरकारी नौकरी में हैं, जबकि तीनों बहनें बहुत अच्छे घरों में ब्याही गई हैं। उनके माता पिता उनकी और सुशील की तारीफ करते नहीं थकते थे कि ना जाने उन्होंने कौन से अच्छे कर्म किए थे जो उन्हें इतने अच्छे बेटा बहू मिले। सुशील ने अपने सास ससुर की भी दिन रात सेवा की। शायद इसी का परिणाम था कि शादी के 20 साल बाद उन्हें कन्या रत्न की प्राप्ति हुई। अब तक कन्हैया जी अपनी सभी जिम्मेदारियों को निभा चुके थे। सभी भाई बहन अपनी गृहस्थी में खुश थे और अब कन्हैया जी के घर भी ईश्वर की कृपा से किलकारियाँ गूंज उठी थी। उनके भी सूने जीवन में बहार आ गई थी। उन्होंने बड़े ही प्यार से अपनी पुत्री का नाम रत्ना रखा और भाई बहनों के जाने से जो खालीपन आ गया था वह आकर रत्ना ने भर दिया। दोनों पति पत्नी उसकी परवरिश में व्यस्त हो गए। उनकी बेटी रत्ना भी बहुत गुणवान और पढ़ने में होशियार थी। उन्हें पहला झटका तब लगा जब उन्होंने रत्ना को शहर अपने भाई के पास पढ़ने के लिए भेजा, क्योंकि गांव में 10वीं के बाद स्कूल नहीं था। उन्होंने तो बहुत ही अधिकार से अपनी बेटी को अपने भाई के घर भेजा था, पर जब वे कुछ समय बाद अपनी बेटी से मिलने गए तब उन्हें पता चला कि उसके चाचा चाची उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं। जहाँ उनके भाई के बच्चे कोई काम नहीं करते थे, वहाँ रत्ना से घर का सारा काम करवाया जाता था। रत्ना बहुत परिश्रमी थी, उसे काम करने में कोई परेशानी नहीं थी, पर चाचा चाची का जो आत्मीय स्वभाव उसने गांव में देखा था वो यहाँ नहीं था। जब चाचा चाची गांव आते थे तो रत्ना के लिए बहुत से उपहार लेकर आते थे, पर अब जब रत्ना उनके घर में रह रही थी तो उनका व्यवहार बहुत ही रूखा था। चाची तो उससे ठीक से बात भी नहीं करती थी। जब रत्ना ने चाची से कहा कि उसे एक विषय में ट्यूशन की ज़रूरत पड़ेगी, तब चाची ने साफ साफ शब्दों में कह दिया, उनके पास इतने पैसे नहीं हैं कि ट्यूशन लगाना है तो अपने पिता से कहो पैसे भेजा करें। हम इतना खर्चा नहीं उठा सकते। ऐसा नहीं था कि कन्हैया जी रत्ना की पढ़ाई के लिए पैसे नहीं देना चाहते थे, पर उन्होंने सोचा कहीं उनके पैसे देने से भाई नाराज़ ना हो जाए, इसीलिए वे पैसे की जगह गांव से जब तब सामान भर भर कर अपने भाई के घर ले जाते थे। पर उस सामान की उनके भाई की पत्नी की नज़रों में कोई कीमत नहीं थी। उन्हें तो यह लगता था कि वह मुफ्त में रत्ना को पढ़ा लिखा रहे हैं। इसमें गलती खुद उनकी ही थी। उनकी पत्नी सुशील ने तो उन्हें समझाया भी था कि बिटिया को वहाँ भेजने से पहले भाई से उसके खर्चा पानी के बारे में पूछ लो। तब उन्होंने सुशील को डांटते हुए कहा था, क्या तेरी मति मारी गई है? तुझे क्या लगता है छोटा पिता समान बड़े भाई से पैसे लेगा? अरे अगर उसे इस बात की भनक भी लग गई तो वह बहुत नाराज़ हो जाएगा।
तुझे नहीं पता वह मेरी कितनी इज्जत करता है। तब सुशील ने कहा था, पर ऐसे बेटी को वहाँ भेजना भी तो अच्छा नहीं लगता, हम पर भार तो चढ़ेगा। तब उन्होंने कहा था, तूने यह कैसे सोच लिया कि मैं ऐसे ही अपनी बेटी को वहाँ भेज दूँगा। ठीक है, मैं छोटे को पैसे नहीं दूँगा, पर कोई कमी भी नहीं रहने दूँगा। और उसके बाद से वह गांव से शुद्ध घी, दूध, अनाज और भी ना जाने क्या क्या लेकर भाई के घर हर हफ्ते जाते रहते थे। पर उनका यह प्रेम किसी को दिखाई नहीं दे रहा था। उनके भाई भाभी को तो यही लगता था कि कन्हैया जी ने मुफ्त में बेटी को पढ़ाने का अच्छा रास्ता निकाल लिया है। और जब भी वे हर हफ्ते वहाँ जाते तो उन्हें यही लगता था कि यह सारा सामान वे अपनी बेटी के लिए ला रहे हैं, क्योंकि इससे पहले तो वे कभी यह सब कुछ लेकर नहीं आए। जब से रत्ना ने छोटे के पास रहना शुरू किया था, तब से उनके बाकी भाई बहनों के फ़ोन भी कम आने लगे थे। शायद सभी को यही डर था कि पता नहीं कब कन्हैया जी उनसे भी कोई सहायता न मांग ले। स्वाभिमानी कन्हैया जी को यह मंजूर नहीं था और उन्होंने रत्ना को हॉस्टल में भेज दिया। उनके भाई ने एक बार भी इसका विरोध नहीं किया, जैसे वे चाहते ही नहीं थे कि रत्ना यहाँ रहे। उस समय कन्हैया जी को बहुत दुख हुआ कि जिन भाइयों की परवरिश में उन्होंने अपना आधा जीवन व्यतीत कर दिया, उनके साथ ऐसा स्वार्थपूर्ण व्यवहार करेंगे। जब रत्ना ने 12वीं पास कर ली, उसके बाद आगे पढ़ने के लिए दिल्ली चली आई। दिल्ली में उसकी बुआ भी रहती थी, पर कन्हैया जी की बहन ने सोचा कहीं कन्हैया जी रत्ना को उनके घर पर ही ना छोड़ दे। इसीलिए उन्होंने पहले अपने भाई से साफ साफ शब्दों में कह दिया, भैया थोड़ी बहुत सहायता तो मैं कर सकती हूँ, पर मेरे ससुराल वालों को यह अच्छा नहीं लगता कि रोज़ रोज़ मेरे पीहर के लोग यहाँ आए। इसीलिए अच्छा होगा कि आप रत्ना के रहने का इंतज़ाम कहीं और कर दें। कन्हैया जी को दुख तो बहुत हुआ, पर उन्हें खुशी भी हुई कि चलो इसी बहाने उन्हें दुनियादारी का तो पता चला। लोग कितनी जल्दी बदल जाते हैं। उन्होंने अपनी बहन भाइयों के लिए जो कुछ किया, वह सब बातें तो अब पीछे चली गई थी। यह बातें सिर्फ उन्हें ही याद थी, बाकी किसी को कुछ याद नहीं था। अपने भाई बहनों के इस तरह के स्वार्थपूर्ण व्यवहार ने उनका दिल तोड़ दिया। वे बहुत दुखी हुए। तब उनकी पत्नी सुशील ने उन्हें समझाया, यही दुनिया की रीत है, आप अपना दिल छोटा मत कीजिए। वे खुद तो गरीबी के कारण पढ़ नहीं पाए थे, इसीलिए उन्होंने अपनी बेटी को बहुत पढ़ाया और रत्ना ने भी पढ़ लिख कर बहुत जल्दी ही नौकरी शुरू कर दी। कन्हैया जी के सामने रत्ना की शादी की समस्या थी, क्योंकि उनके पास अपनी कोई जमा पूंजी नहीं थी। पहले उन्होंने जो कुछ कमाया सब अपने भाई बहनों को दे दिया और अब सब कुछ रत्ना की पढ़ाई में लगा दिया। उन्हें यही चिंता थी कि वह रत्ना की शादी कैसे करेंगे। ऐसे में उनकी पत्नी सुशील ने सुझाव दिया, आपने आज तक अपने भाई बहनों के लिए इतना सब कुछ किया है, मुझे आशा है कि शादी में अगर वे थोड़ा थोड़ा भी योगदान देंगे तो शादी बहुत अच्छे से संपन्न हो जाएगी। कन्हैया जी ने अपनी पत्नी को समझाया कि मेरे भाई बहन अब बहुत बदल चुके हैं, वे पहले जैसे नहीं रहे। पर सुशील को कहीं ना कहीं यकीन था कि रत्ना की शादी में उसके देवर ज़रूर मदद करेंगे। उन्होंने भी तो सबके लिए इतना कुछ किया है। पर एक बार फिर कन्हैया जी के भाइयों ने उन्हें निराश किया और सभी ने कोई ना कोई बहाना बनाकर उन्हें टाल दिया। जब सुशील को इस बात का पता चला तो उसे भी बहुत दुख हुआ। फिर उसने अपने भाइयों से मदद मांगी और आखिरकार रत्ना के ननिहाल पक्ष के सहयोग से उसकी शादी धूमधाम से संपन्न हुई। शादी तो बहुत धूमधाम से संपन्न हो गई, पर इस शादी के साथ ही आज कन्हैया जी को पता चल गया कि कौन उनका अपना है और कौन पराया। जो विपत्ति में आपका साथ दे वही आपका अपना है। सिर्फ खून के रिश्तों से कोई अपना नहीं हो जाता। उन्हें कोई दुख नहीं है, क्योंकि उन्होंने जो किया अच्छा ही किया। अगर कमी है तो उनके भाई बहनों में, जिन्होंने सिर्फ अपना स्वार्थ सिद्ध किया। वे ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि उन जैसे स्वार्थी अपने ईश्वर किसी को ना दे। और एक जो सबसे बड़ी शिक्षा उन्होंने ली वह यह कि हमें अपने आने वाले भविष्य के लिए बचत जरूर करनी चाहिए, क्योंकि लोगों को बदलते देर नहीं लगती। जो अपने पास है वही अपना है। धन्यवाद।